हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में पढ़ा था। इन्हीं प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का विकास या उदय हम कहें तो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके हरिहर ने इस राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जिसने उत्तर में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक अपने राज्य को विस्तृत किया था और चोल साम्राज्य, मदुरा, पांड्य, इन सब को अपने राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से तक फैला हुआ था और दक्षिण में वह नीचे कन्याकुमारी या चोल साम्राज्य उस समय में था। तो चोल साम्राज्य मदुरा और पांड्य राज्य को अपने में सम्मिलित किया हुआ था। इस प्रकार से विजयनगर को इसीलिए एक साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का नाम दिया गया है, न कि एक प्रांतीय राज्य के रूप में उसकी बात होती है। तो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर इस महान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हम हरिहर और बुक्का को देते हैं। यह कहीं हमें लिखित नहीं मिला है, हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर हम ये बोल पा रहे हैं कि इस साम्राज्य की स्थापना जो थी वह हरिहर बुक्का ने करी थी। और कुछ हमें एपिग्राफिक मीन्स अभिलेखीय आधार भी हमारे को मिले हैं, जिसमें हरिहर और बुक्का का नाम हमारे को मिलता है, जिसे हम साम्राज्य का संस्थापक मान सकते हैं। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह करके इन्होंने इस स्वतंत्र राज्य की, मुख्य रूप से हरिहर ने इसकी नींव डाली थी। बुक्का ने, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी, मगर इल्तुतमिश ने उसको स्थापित किया था और उसको संगठित करके एक साम्राज्य का रूप दिया था। वही हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में कह सकते हैं कि हरिहर ने इस राज्य की स्थापना करी थी और उस समय यह राज्य हम्पी हस्तिनावती के नाम से जाना जाता था। तो उस नाम से उन्होंने एक नए राज्य की नींव डाली थी और विजयनगर नाम का उन्होंने एक नया राज्य नगर उन्होंने बसाया था और यही नगर आगे चल कर के एक बहुत विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ था, जिसकी राजधानी फिर विजयनगर बनी थी। इसलिए इसको हम विजयनगर साम्राज्य के रूप में जानते हैं। हरिहर प्रथम ने 1336 से 1356 तक राज्य किया था और वह इस राज्य का प्रथम शासक माना जाता है, जो बहुत ही योग्य शासक सिद्ध हुआ था। इसके पश्चात हरिहर ने अपने राज्य में कई नए राज्यों को विजित करके ऐड किया था। जैसे उसने बादामी का राज्य, उदयगिरी, गुंटी के दुर्गों को जीता और उनको सुदृढ़ करा था। इसी के साथ साथ उन्होंने एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की नींव भी डाली थी। कृषि, जो कि राज्य का आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार होता है, उसको भी इन्होंने विकसित किया था।
इन दुर्गों को सुदृढ़ करने के पश्चात उन्होंने होयसल राज्य यानी हरिहर ने होयसल राज्य को भी अपने शासन में सम्मिलित कर लिया था। होयसल के साथ साथ उसने कदंब और फिर मदुरा के सुल्तान, जो मुसलमान सुल्तान उस समय मदुरा में था, उसको भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इस प्रकार से एक नए राजवंश ने एक नए राज्य की नींव डाली थी। 1356 में उनकी हरिहर की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका ही भाई जो बुक्का, जिसका अभी हम नाम ले रहे थे, बुक्का ने इस राज्य की गद्दी को संभाला था और वह इस राज्य को सुदृढ़ीकरण करने में सफल हुआ था। हरिहर ने अपने पिता के नाम पर इस राजवंश को संगम राजवंश का नाम दिया था। हम देखते हैं, मैं सॉरी बच्चों, तुम्हारे को ये बताना भूल गई कि यहाँ पे किन किन राजवंशों ने राज्य किया था। इस राज्य की स्थापना हरिहर के साथ में शुरू होती है और हरिहर ने इस राज्य को यहाँ पर जब शुरू किया था तो उसको संगम वंश, अपने पिता के नाम पर उन्होंने संगम वंश का नाम दिया था। और यह संगम वंश 1485 यानी 1336 से लेकर 1485 तक विजयनगर में इन्होंने संगम वंश ने शासन किया था। इसके पश्चात सलुव वंश ने अपना शासन स्थापित किया था और यह शासन 1503 तक लगातार चलता रहा था। उसके पश्चात सलुव वंश के पश्चात हम देखते हैं कि 1503 के पश्चात तलुव डायनेस्टी जो थी, तलुव वंश जो था, वह उसने राजगद्दी संभाली थी। और तलुव वंश का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक राजा कृष्णदेव राय था, जिसका नाम आप सबने ही सुना होगा। तो तलुव वंश ने 1542 तक, 1503 से लेकर 1542 तक शासन करा था। 1542 के पश्चात एक नए राजवंश जिसे हम अराविदु राजवंश कहते हैं, उसने 17वीं सदी के अंत तक इस विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। इस प्रकार से 4 वंशों ने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार किया था। तो बुक्का ने जब अपने अधिकार 1356 में अपने भाई की मृत्यु के पश्चात जब गद्दी संभाली थी, तो उसने कई सुधार अपने राज्य में किए थे। सबसे पहले तो उसने शासन को केंद्रीकृत किया था और केंद्रीकरण करने के पश्चात उसने प्रशासकीय विभागों का बंटवारा करके प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ किया था। उसने तमिलनाडु राज्य को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। भैमनी जो उसका पड़ोसी राज्य था, उसको यह विवश कर दिया था कि वह कृष्णा नदी को दोनों राजवंशों के बीच में सीमा के रूप में स्वीकार कर ले। और भैमनी वंश को हराना बुक्का की एक महत्वपूर्ण विजय थी, जिसके कारण उसका राज्य जो था वह नीचे दक्षिण में काफ़ी दूर तक, यानी कि आप कहें रामेश्वरम तक फैल गया था। इस प्रकार बुक्का को हम असलियत में कह सकते हैं, जैसे हम इल्तुतमिश को साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, वैसे ही बुक्का को हम इस विजयनगर को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय हम बुक्का को देते हैं। बुक्का धार्मिक दृष्टि से भी, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित उसकी नीति थी। उसने स्वयं ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण करी थी और सभी धर्मों का उसने सम्मान किया था। और हम देखते हैं कि लास्ट में अराविदु डायनेस्टी जब तक शासन में रही है,
तब तक भी ये धार्मिक सहिष्णुता विजयनगर के शासकों ने नहीं छोड़ी थी। 1377 में उसकी मृत्यु के उपरांत हरिहर द्वितीय राजा बना था। उसने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी और उसने भी कई राज्यों के आसपास के सभी राज्यों पर उसने विजय करी थी, जिसमें मुख्य है कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची और श्रीलंका के राजा से भी उसने राजस्व वसूल करा था। उसने बहमनी राज्य को फिर पराजित किया और गोवा का बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया था। इस प्रकार से वह भी एक महान योद्धा और कुशल शासक प्रबंधक माना गया है और उसने भी अपने पिता से मिले हुए विस्तृत साम्राज्य को और विस्तार करके करा था। 1404 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया और विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय ने एक के बाद एक शासन किया और 1406 में, पर यह शासन जो था यह 2 वर्षों तक ही चला, 1404 से 1406 तक। और हम देखते हैं कि 1406 में देवराय प्रथम जो था वह यहाँ का शासक बन गया था। देवराय प्रथम ने भी एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जो कि उस समय की मांग थी और उसने भी अपनी सेना को तुर्की सेना के आधार पर एक धनुर्धारी सेना के रूप में तैयार करने की कोशिश की थी। उसके समय में दक्षिण भारत का विजयनगर विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 1422 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामचंद्र जो था वह गद्दी पर बैठा था, परंतु उसकी भी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उसका भाई विजय सिंहासन रूढ़ हुआ, पर वह भी 8 वर्षों तक ही शासन कर पाया था। 1430 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात देवराय द्वितीय शासक बना था। देवराय द्वितीय ने आंध्र और उड़ीसा के शासकों को पराजित किया था और उनसे राजस्व वसूली का कार्य भी प्रारंभ करा था। यानी कि उसने अपनी विजय इतनी हासिल कर ली थी कि उसने उनसे राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया था। उसी के काल में हम देखते हैं कि 1430 से 1446 का जो उसका काल है, उस समय इटालियन यात्री जो था निकोली कॉन्टी और ईरान का राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आए थे और उन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य के वैभव का बहुत ही बड़ा और विस्तृत वर्णन किया है। 1446 में देवराज द्वितीय की मृत्यु के उपरांत विजय द्वितीय जो था वह गद्दी पर बैठा था, परंतु उसने 1447 में ही अपना सिंहासन त्याग दिया था और मल्लिकार्जुन नाम का जो उसका भतीजा था उसको गद्दी पर बैठा दिया था। इसके समय से साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ और उड़ीसा के राजा ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उदयगिरी का किला अपने अधिकार में ले लिया। 1465 में उसके चचेरे भाई विरूपाक्ष ने उसका वध करके सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, परंतु विरूपाक्ष ने जिस प्रकार हत्या करके सिंहासन को अपने अधिकार में लिया था, उससे सामंतगण और अधिकारीगण काफ़ी नाराज़ थे। इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश रखा था और उसको सहायता नहीं दी थी, जिससे वह साम्राज्य उसका दुर्बल हो गया था। और इस स्थिति का फ़ायदा बहमनी राज्य ने उठाया था और उसने गोवा, कोंकण और उत्तरी कर्नाटक के वे हिस्से जो उससे छीन लिए गए थे हरिहर और बुक्का के द्वारा, वह उसने वापस अधिकृत कर लिए थे। उड़ीसा के शासक जो था उसने भी अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था। विरूपाक्ष
के पश्चात विरूपाक्ष की ही हत्या उसी के ही पुत्र ने 1485 में कर दी और उसके पश्चात नरसिंह सलोव, जो कि चंद्रगिरी का सामंत था, वह सिंहासन पर आसीन हुआ और इस प्रकार से एक नए राजवंश सालोव वंश की नींव पड़ी। 1490 में उसकी मृत्यु के पश्चात तिम्मा विजयनगर का राजा बना, परंतु 1505 में फिर नरसिंह ने उसकी हत्या करके सिंहासन को अपने अधिकार में ले करके तुलुव वंश की नींव डाली थी। नरसिंह एक काफ़ी शक्तिशाली और योग्य शासक था। उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, अपने नागरिकों को उसने युद्धप्रिय बनाया, उनको ट्रेनिंग दी। उसने नए घोड़े खरीदने के लिए अपने एक विशेष अधिकार पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडिया को दे दिया था और वह घोड़ों की उसने एक सेना तैयार करी थी। इसी कारण से वह भैमनी शासक से जो आक्रमण हो रहे थे उसका सफलतापूर्वक सामना किया था। 1509 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा था। कृष्णदेव राय एक महत्वपूर्ण शासक है। आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा। तेनालीराम जो बुद्धिमान और चातुर्य से भरपूर था, वह कृष्णदेव राय के ही दरबार में था। उसके समय में विजयनगर साम्राज्य का वैभव और शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, क्योंकि वह खुद अच्छा योद्धा था, सेना नायक था। उसने सांस्कृतिक डेवलपमेंट किया था, उसने कई निर्माण कार्य किए थे मंदिरों का, और उसने गोपुरम का निर्माण कराया था। उसने राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति को संगठित किया। दक्षिण के समस्त मुस्लिम राज्यों को उसने पराजित किया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को उसने मार डाला। रायचूर के किले और कृष्ण तुंगभद्रा के दोआब के क्षेत्र पर भी विजयनगर का आधिपत्य स्थापित कर लिया। बीदर के किले को विजय करके उसने महमूद शाह को वहीं पर अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठा दिया। फिर उसने वारंगल पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा के राजा से उसने पुनः उदयगिरी और कोंडाविड्डू के किलों को उसने जीत लिया था। उसने गोलकोंडा के जो मुस्लिम शासक थे उनको भी आक्रमण करके उनसे गुलबर्गा को छीन लिया था। इस प्रकार कृष्णदेव राय ने अपने सभी शत्रुओं का दमन किया था और उनसे वे सभी किले और क्षेत्रों को जीत लिया था जो उसके वंशजों से इन राजनीतिक शक्तियों ने छीन लिए थे। कृष्णदेव राय ने नागलपुर अपनी माँ के नाम पे एक नागलपुरम नाम का नया नगर बसाया था, और इस नगर की कीर्ति का वर्णन हम जब आर्किटेक्चर या सांस्कृतिक उपलब्धियां जब अभी बताऊंगी उसमें पढ़ेंगे। उसने अपने राज्य को अनेक मंडलों में यानी कि क्षेत्रों में या प्रांतों में बांट दिया था। उसने अपने ही राज्य विजयनगर में उसने कई मंदिर बनवाए थे, गोपुरम बनवाए थे। उसने साहित्य, मुख्य रूप से तेलुगु साहित्य में अद्वितीय प्रगति करी थी और कई लेखन कार्य भी करे थे। अपने दरबार में उसने कई कलाकारों को विद्वानों को आश्रय दे रखा था। इस प्रकार से कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि को पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। 1529 में उसकी मृत्यु के पश्चात अच्युत राय सिंहासन पर बैठा था, परंतु वह दुर्बल शासक सिद्ध हुआ और इस तरह से धीरे धीरे साम्राज्य जो है वह शक्तिहीन होता चला गया। 1529 में उसी के ही जो नायक थे यानी कि जो सेनापति जो होते थे उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और 1542 में इसे तलुब वंश से सत्ता छीन करके वह अराविदु वंश के हाथों में चली गई थी। 1565 में रामा राय जो अराविदु वंश के जो शासक थे उनका एक मुख्य सेना नायक था। उसने अपनी सैनिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए
युद्ध की नीति को अपनाया था और उसका संघर्ष फिर बहमनी के जो टूटे हुए हिस्से थे, यानी कि बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदाबाद, इन सभी शक्तियों से मिल करके इन सभी शक्तियों ने मिल करके उसके विरुद्ध युद्ध किया और तालीकोटा के युद्ध में पूर्ण रूप से हार की। अराविदु वंश के रामानायक को पूर्ण रूप से हार मिली और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात कर रहे थे। विजयनगर राज्य दक्षिण भारत में मुसलमान आक्रमणों के विरुद्ध हिंदुओं के राजनीतिक संघर्ष का एक सफल परिणाम था। इस राज्य के संस्थापक हिंदू थे और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी थी और मंदिरों का निर्माण करके हिंदू धर्म को स्थापित करा था। विजयनगर के शासकों ने उड़ीसा, वारंगल आदि शासकों से उन्होंने युद्ध करे थे और इन युद्धों में विजय भी प्राप्त करी थी। उड़ीसा से युद्ध का जो मुख्य कारण था वह यह था कि वहाँ के जो गजपति शासक थे वे तुंगभद्रा नदी के जो घाटी क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे और वे एक वाटर रिसोर्सेज को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। इसी कारण से यह संघर्ष उड़ीसा और इनके बीच में लगातार ही चलता रहा था। उस फर्टाइल एरिया को, जो उपजाऊ प्रदेश था, उर्वरक प्रदेश था, उसको विजयनगर साम्राज्य के शासक भी अपने कब्जे में रखना चाहते थे और उड़ीसा के शासक भी अपने कब्जे में रखना चाहते थे। यही कारण था कि वारंगल जो बीच में पड़ता था वह प्रदेश दोनों के ही हाथों में आता रहा और जाता रहा। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का एक लंबा संघर्ष चला था और इस संघर्ष का अंत तालीकोटा के युद्ध से हुआ, जबकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने अपने राज्य को दक्षिण भारत में एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित किया था। थैंक यू।